हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज के क्लास के हम टॉपिक पर नज़र डालते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है विसरण, डिफ्यूज़न, झिल्ली, मेम्ब्रेन, परासरण, ऑस्मोसिस और परासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर। क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में ये जो चारों टॉपिक हैं ये केमिस्ट्री में भी मौजूद हैं और बायोलॉजी में भी मौजूद हैं। क्लास 12th के सेकेंड यूनिट में ये परासरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल में है और परासरण का न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नीट के एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स और इसके जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट से बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर होती हैं, इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझेंगे इसको और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले आज हम क्लियर करेंगे। हाँ, प्रिंटेड नोट्स मैं आपको बाद में देने वाला हूँ, तो अभी आप लिखने में ज़्यादा वक्त जाया नहीं करें, पर इन चारों जो टॉपिक हैं इन टॉपिकों को क्लियर तरीके से समझ लें, क्योंकि इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेके आते हैं जिस पे हम आज क्लियर करना चाहते हैं, वो है विसरण। और ये जो विसरण आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस विसरण को मैं यहाँ पे आगे चल के इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो विसरण है इसको समझने के लिए ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। घर पे अगर कहीं पर आपको अगरबत्ती लगी हुई दिखाई दे रही हो तो आप देखेंगे कि इसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में कहीं ना कहीं फैलती चली जाती है। या फिर हमको इत्र की शीशी अगर कभी गलती से खुल गई हो तो ये ढक्कन अगर खुल गया हो तो ये खुशबू पूरे चारों तरफ फैलती चली जाती है। तो डिफ्यूज़न के बारे में एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि हाँ, ये गैस में होती है, लेकिन मैं आपको इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि डिफ्यूज़न की क्रिया द्रव में भी होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं वो गैस वाली बात थी और द्रव वाली बात भी बताता हूँ, पर यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना उस कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठा लीजिए बहुत अच्छे से, और ये भूलना नहीं है, ध्यान रखिए। और वो ये है कि यहाँ पर जो अणु होंगे वो बहुत नज़दीक होंगे, यहाँ पर अणु दूर दूर होते चले जाएंगे क्योंकि कमरे में दूर तक फैलती चली जा रही हैं चीज़ें। तो जब यहाँ से अणु अधिक कॉन्सेंट्रेशन में होंगे यानी पास में होंगे, घनत्व उनके अंदर ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे, अणुओं के आपस की जो दूरी है वो घट जाएगी, सांद्रता घट जाएगी। यहाँ पर अणुओं की दूरी पास थी, गाढ़ापन था, सांद्रता बढ़ी हुई थी। अब समझिए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं विसरण में, डिफ्यूजन में। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं डिफ्यूजन में, विसरण में। गैस में भी क्रिया हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है। अब आप पूछोगे द्रव में कैसे होती है? मान के चलिए कि एक बर्तन है, इस बर्तन में ये जो स्याही है, इस स्याही को, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर मैं इस स्याही की कुछ बूंद गिरा देता हूँ। जैसे ही मैं स्याही की बूंद गिरा दूंगा तो इसके जो अणु हैं ये पूरे इस बर्तन में धीरे धीरे करके फैल जाएंगे। जहाँ पर स्याही गिरेगी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, गाढ़ापन ज़्यादा, और धीरे धीरे जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सांद्रता कम है, उस ओर जो अणु हैं वो अणु जाएंगे। दूध में पानी मिलाते हैं या अन्य जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करके देखते हैं, तो ये विसरण की क्रिया हमें समझ में आती है। यानी आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता, अणु जाएंगे कम सांद्रता की ओर, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। विसरण में कोई भी झिल्ली नहीं होगी, गैस में होगी, द्रव में होगी। एग्जाम्पल के लिए अगरबत्ती का बताया, इत्र की शीशी का बताया, स्याही गिर गई पानी में, पूरे में फैल गई, ये जो क्रिया है ये विसरण के अंतर्गत आएगी। इतना कंसेप्ट आप अभी विसरण के बारे में समझ लीजिए। बाकी आगे के जो कंसेप्ट है वो मैं लेके धीरे धीरे करके आपके बीच में आ रहा हूँ। ये समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आई? ठीक है, चलिए तो अब मैं आपके पास आगे के टॉपिक के बारे में आ रहा हूं और उस टॉपिक पे आ रहा हूं मैं परासरण। लेकिन परासरण की क्रिया को बताने से पहले मैं आप लोगों को इस झिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर जिस झिल्ली का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वो झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली।
ये जो झिल्ली है, इसके बिना ये परासरण की क्रिया नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यानी जब भी आप परासरण लिखेंगे, कहीं पर भी कैसे भी लिखेंगे, किसी भी हाल में लिखेंगे, तो आपको झिल्ली का उल्लेख करना ही होगा। दूसरी बात, परासरण की जो क्रिया है वो जैसे विसरण में हमने बताया था कि गैस में भी हो जाती है, द्रव में भी हो जाती है। परासरण की क्रिया केवल और केवल द्रव में, लिक्विड में ही पाई जाती है, देखी जाती है और होती है। तो मैं बता रहा था झिल्ली, झिल्ली एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, एक होती है अपारगम्य झिल्ली और एक होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली कौन सी? जिसमें सब कुछ इधर से उधर हो जाए बिना कोई रोक टोक के। जैसे समझिए कि ये अर्धपारगम्य, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में ये वाली झिल्ली लगा दी हमने, कौन सी? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये क्या काम करेगा? अगर कुछ इधर भरा हुआ है और अगर कुछ इधर भरा हुआ है, तो ये केवल अर्धपारगम्य झिल्ली इधर मान को विलायक है, तो केवल विलायक के अणु को जाने देगा, और अगर कोई इधर विलयन है तो उसके अणु इधर नहीं जाएंगे, विलय के अणु नहीं जाएंगे। केवल और केवल अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणु को ही जाने देगा। विलायक मतलब जैसे जल, विलयन माने जैसे शक्कर का घोल, यूरिया का घोल है ना, शक्कर का घोल। तो यहां पर आप समझिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही दूसरी तरफ जा सकते हैं। हाँ, अगर अपारगम्य झिल्ली होगी तो कुछ नहीं जाएगा, ना इधर से जाना ना उधर। पारगम्य होगी तो सब चले जाएंगे। तो उन दोनों के बारे में उतने विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। बस परासरण की क्रिया अर्थात ऑस्मोसिस में आप इस चीज को समझ लीजिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी और केवल द्रव में होगी। एक छोटा सा प्रयोग के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस चीज को। और ये विलायक और विलय का कंसेप्ट भी आप लोग समझ लीजिए। विलायक और विलय, जैसे मान के चलिए कि हम एक इसी तरह का हम बना लेते हैं, दो हिस्से कर लिए हम लोगों ने, एक ये है ए और एक ये है बी, और बीच में मैंने एक झिल्ली लगा दी, और इस झिल्ली का नाम आप समझ ही गए होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये वाली। अब इधर मैं क्या भर देता हूं? इधर मैं भर देता हूं पानी, जल। इधर क्या भर देता हूं? मैं फिर से बोल रहा हूं, शक्कर का घोल। यानी ये विलयन हो गया। अगर ये देखा जाए तो ये विलायक हो गया, और अगर ये देखा जाए तो ये क्या हो गया? विलयन हो गया। ठीक है, तो ये विलायक हो गया और ये विलयन हो गया। तो ये पानी के जो अणु हैं वो विलायक के अणु हैं, वो शक्कर के घोल की तरफ जाने लगेंगे। थोड़ा कंसेप्ट समझिए। पानी के जड़ों होंगे, पतला होगा, पानी पतला होगा, तनु होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, गाढ़ापन कम होगा। शक्कर का घोल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, सांद्रता ज़्यादा, गाढ़ापन ज़्यादा। विलायक से विलयन की ओर अणु गति करेंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु गति करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करेंगे। पर विसरण में ऐसा नहीं था। विसरण में अगरबत्ती अधिक सांद्रता दूर तक जा रही थी, कम सांद्रता की ओर, पर यहां पे अधिक सांद्रता नहीं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। ये कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा हम अंतर भी कर लेते हैं, विसरण और परासरण में थोड़ा सा अंतर भी कर लेते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे कि कैसे ये वाले टॉपिक को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको विसरण और जो परासरण है इसमें अंतर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ज़्यादा बड़े कंसेप्ट को हम नहीं ऐसे समझा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिंटेड नोट सारा का सारा आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा लिखा हुआ, जो आप एग्जाम में लिखेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा मैं कंसेप्ट पे ध्यान देना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे इस तरफ मान के चलिए कि ये विसरण हो गया है और इधर की तरफ हो गया है परासरण।
तो विसरण के बारे में हम लोगों ने पहली बात क्या लिखी थी, ये होती है गैस और द्रव दोनों में, और परासरण किस में होगी, केवल और केवल द्रव में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ आई। दूसरी बात, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है विसरण में। तीसरी बात, अणु हमेशा विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि इसमें हमेशा विलायक से पानी से शक्कर के घोल की ओर जा रहे थे, यानी कम गाढ़ेपन से अधिक गाढ़ेपन की ओर जा रहे थे, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं। किसमें, परासरण में। तो यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, अधिक से कम की ओर, और यहां पे कम से अधिक की ओर। समझ गए आप इस टॉपिक को? तो इस तरीके से, हाँ, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इत्र की शीशी, अगरबत्ती, स्याही, और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पानी और शक्कर के घोल को, पानी और यूरिया के घोल को हम अलग रख सकते हैं, उस सब चीज़ों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो अंतर है, 4 बेसिक मैंने अंतर आपको बताया एग्जाम्पल सहित, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक जो इसमें आता है वो है परासरण दाब। परासरण दाब के लिए एक हम छोटा सा चित्र हम आपको बना के बताते हैं, और इसको इस तरीके से समझिए, मैं फिर से बना रहा हूँ। ये एक हिस्सा है, बीच में ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये वाला टॉपिक ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सा वाला, ये बीच में इसको अलग कर दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बता रहे हैं हम लोग, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे हम लोगों ने क्या भर दिया, विलायक। विलायक मतलब जैसे पानी, विलायक कौन, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं। ये आगे जो टॉपिक है, यहां पे हम लोगों ने क्या भर दिया, इसमें कोई विलयन, विलायक पानी, और जैसे मैंने बताया कि घोल। यहां पर हम लोगों ने एक पिस्टन लगाया और यहां पर इस पिस्टन को नापने के लिए एक दाब मापी लगा दिया। अब इस पिस्टन को हम यहां से दबाएंगे तो दबाव नीचे की तरफ जाएगा और दाब मापी से हम उसको रीडिंग करेंगे। पर कब, यहां पे समझिए, जैसे ही यहां पर आप विलयन का घोल और विलायक जो पानी है उसमें आप रखेंगे, तो आप इसको जरा उल्टा करना पड़ेगा, इधर हमको विलयन और इधर हमको करना पड़ेगा विलायक। ठीक है, तभी ये प्रयोग सही से हो पाएगा। तो जैसे ही हम इस पूरे जो स्थिति है इसको अगर हम एक साथ रख देंगे तो आप देखेंगे विलायक के अणु विलयन की ओर जाना शुरू कर देंगे। किस क्रिया होने के कारण, परासरण की क्रिया होने की वजह से, और एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, और प्रेशर के वजह से ये इधर की ओर जाना शुरू करेंगे तो पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ेगा। पिस्टन के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो वो दबाव महसूस होगा, दाब मापी उसको नापेगा। कैसे पता चलेगा, जब आप ऊपर से उसको बराबर से और दबाएंगे तो दाब मापी में उसकी रीडिंग आएगी कि आखिर कितना प्रेशर परासरण के कारण उत्पन्न हो गया। यानी द्रव का स्थैतिक दाब जो विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर उत्पन्न होता है वो परासरण दाब कहलाता है। यानी परासरण की क्रिया में जो दाब उत्पन्न होता है, जो द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। यानी परासरण की क्रिया में
जो दाब उत्पन्न हो जाता है और दाब मापी से हम उसको रीडिंग कर लेते हैं। और वर्कले और हार्टले की जो विधि है उस विधि में हम इसका जो उसका चित्र है वो एग्जामिनेशन में आता है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे उस टॉपिक को भी हम समझने की कोशिश करें और उस चित्र को भी हम आपको बताएं। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आप विसरण समझ पाए होंगे, झिल्ली समझ पाए होंगे, परासरण समझ पाए होंगे और परासरण दाब समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से हम ये जो टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। नोट्स चूँकि मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ तो उसमें से आप इसका जो डिटेल है, उसका जो लिखने का जो तरीका है, एक बहुत सुंदर तरीके से उसको हम लोग नोट्स में डिज़ाइन करते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। दूसरी बात यह कि अगर आपको कोई चीज़ सब समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आप बड़े आसानी से पूछ सकते हैं। और कोई सा भी कंसेप्ट बेसिकली आप समझिए कि आपको अगर कभी कोई पूछ लेता है कि नहीं विसरण बताइए, तो आपको कहना ही होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अनुगति करते हो। परासरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण में कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली। किस में होता है? द्रव में होता है। विसरण किस में होता है? द्रव और गैस में होता है। झिल्ली कितने प्रकार की होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया में जब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन और विलायक के सॉल्यूशंस को अलग कर दिया जाता है और उसमें जो स्थितिक द्रव का स्थितिक दाब उत्पन्न हो जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। जो हम दाब आरोपित करते हैं परासरण दाब का जो उसके बराबर लाने के लिए वो परासरण दाब कहलाता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आगे के टॉपिक भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। आप ये बताइए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपको कोई चीज़ के कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे उनको हम और बहुत अच्छे से बताएंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने फिर से नए नए वीडियोज़ लेके आएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के और साइंस के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।